हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 22 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम का सेकंड कंसेप्ट है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पार्ट नंबर 21 में हमने डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर देखा था, किसी भी मैटर का डुअल बिहेवियर, जो कि दिया था दी ब्रोगली ने। लुई दी ब्रोगली ने 1924 में मैटर के डुअल बिहेवियर के बारे में बताया था कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं डुअल नेचर की, वैसे के वैसे मैटर भी डुअल नेचर का होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो डुअल नेचर है वो शो कब होता है और कब नहीं होता है। जब मैटर का जब मास है अगर ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम होता है और वेवलेंथ कम होने पर उसका वेव नेचर शो नहीं हो पाता, जबकि मास कम होने पर जो द्रव्यमान का मान है वो कम होगा तो लैम्डा का मान जो है अधिक होगा और डुअल नेचर शो होगा। अतः ये सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर का है जिसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों ही प्रेजेंट हैं। इसके बाद आए 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग, जो कि जर्मन फिजिस्ट थे। उन्होंने सिद्धांत दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ध्यान दे बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron। क्या बात की जा रही है? ये इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, किसी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है कि उस इलेक्ट्रॉन की जो कि एटम में मौजूद है, जो कि एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, उसकी एक ही समय में एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेग, उसका मोमेंटम को सही से गणना करना पॉसिबल नहीं है। किसी इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और सही वेग, उसका मोमेंटम क्या है, का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। ये असंभव है यानी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं बच्चों? इसकी बात की जा रही है कि जैसे हम बात करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर पर्टिकुलरली ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है। उनकी ऑर्बिट होते हैं के, एल, एम, एन, जो पिछले पार्ट किए हमने, आप सभी को याद होंगे। तो वो ऑर्बिट बता रहे थे। कौन बता रहे थे? बोर बता रहे थे। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये तो स्थिति जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसकी स्थिति और उसका वेग हम दोनों को एक साथ एग्जैक्ट नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं। जब हम स्थिति को ज्ञात करते हैं तो वेग चेंज हो जाता है और जब हम सही से वेग की गणना करते हैं तो स्थिति चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का किसी फिक्स ऑर्बिट में बताना कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एक फिक्स ऑर्बिट्स में है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ बताई थी उन्होंने, हाइजेनबर्ग ने, कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात करें या एग्जैक्ट मोमेंटम ज्ञात करें तो इनमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, क्योंकि ये अनसर्टेन पोजीशन पे होते हैं। तो इसकी जो त्रुटि है या एरर है, डेल्टा एक्स बोला गया एरर इन पोजीशन। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हाइजेनबर्ग ने कहा डेल्टा एक्स को बोला एरर इन पोजीशन को डेल्टा एक्स और एरर इन मोमेंटम को डेल्टा पी से डिनोट किया। उन्होंने कहा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल देन होता है एच अपॉन 4 पाई के। एच जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, यहाँ 4 है और यहाँ पाई है। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो इक्वेशन है ये मोर देन होगा और इक्वल्स देन होगा, इससे कम नहीं होगा। एच अपॉन 4 पाई के मोर देन या इक्वल्स देन है, ये कहा हाइजेनबर्ग ने कि इन दोनों की जो एरर है, इन दोनों की जो त्रुटियां हैं, इन दोनों में जो अनसर्टेनिटी है वो कम से कम इनके बराबर होनी चाहिए, एच अपॉन 4 पाई के, या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मोमेंटम जो है डेल्टा पी, P इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हम इस P की जगह मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। मास जो कि एक फिक्स रेंज में आती है तो मास को हम आगे लिख देंगे और मास इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा V इज ग्रेटर देन और इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई के। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। जब हम इक्वेशन 1 को देखते हैं, इक्वेशन 1 से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि यदि हमें एरर इन पोजीशन निकालना हो, केवल एरर इन पोजीशन डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम को हम 4 पाई के पास भेज सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू और मोर देन एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी। अगर डेल्टा पी का मान 0 है, अगर हम डेल्टा पी को
डेल्टा पी मतलब एरर इन मोमेंटम को हम फिक्स कर दें, 0 मान लें, इसको 0 कर दिया है हमने, तो देखिए डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू मोर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 0। अगर कोई संख्या 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, एच अपॉन 0, और अगर 0 से किसी डिजिट को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, देख सकते हैं। तो हम इस इन्फिनिटी पोजीशन को हम कैसे फिक्स करें? अगर हमने डेल्टा पी यानी एरर इन मोमेंटम को हमने फिक्स किया है, तो डेल्टा एक्स इन्फिनिटी पोजीशन पे जा रहा है। इसी तरीके से वाइस वर्सा, ये देखिए डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स को अगर हम 0 मान लेते हैं तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू मोर देन एंड इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 0, और यहाँ पे जब 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी डेल्टा पी का मान इन्फिनिटी पोजीशन पे आएगा। तो यानी किसी एक चीज को फिक्स करने पे दूसरी चीज जो है वो इनफाइनाइट पोजीशन पे देख पाते हैं कि डेल्टा एक्स का मान अगर घट रहा है तो डेल्टा पी का मान बढ़ रहा है, और डेल्टा पी का मान अगर घट रहा है तो डेल्टा एक्स का मान बढ़ रहा है। तो ये दोनों इसका अपोजिट ही जा रहे हैं, तो इन दोनों की जो एरर है उनका गुणनफल कम से कम एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा या फिर इससे ज्यादा होगा, ये बताया हाइजेनबर्ग ने। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो सिग्निफिकेंस है उनको देख लेते हैं। पॉइंट बता रहा है, इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। इट मीन्स जैसे कि बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, के एल एम एन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर ये पॉसिबल होता तो एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को ज्ञात करना आसान होता, जबकि हम साइमल्टेनियसली एक ही समय में एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर पथ नहीं है, इसका कोई डेफिनेट पथ नहीं है, इसकी कोई ट्रेजेक्टरीज, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बोर को इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर का ज्ञान नहीं था, उसे केवल पार्टिकल नेचर का ज्ञान था, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर रखता है ये बोर को नहीं पता था। इसलिए उन्होंने पर्टिकुलर ऑर्बिट्स निकाले कि ये पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं जहां पे जिस पोजीशन पे जहां फिक्स इलेक्ट्रॉन इन्हीं पोजीशन पे रहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही सिग्निफिकेंट रहा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इससे ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल है इसका, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 मिलीग्राम यानी 10⁻⁻6 किलोग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 किलोग्राम। अगर 10⁻⁻6 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो रूल है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए कैसे रहेगा? ये देखिए, जब हम ज्ञात करते हैं डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स, हम यहाँ क्या पोजिशन और उसका मोमेंटम की जब बात कर रहे हैं डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स, और यहाँ m जो है हमने यहाँ h के नीचे भेज दिया है, h अपॉन 4 पाई m यहाँ पर आ गया है, ठीक है, क्योंकि m एक फिक्स वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास m दे रखा है ये 1 मिलीग्राम, ये m की वैल्यू दे रखी है, तो हमें ज्ञात करना है इसकी कितनी एरर आ रही है। इनकी एरर देखनी है हमें, किसमें, पोजीशन में और मोमेंटम में क्या एरर होती है वो हम देख रहे हैं। तो डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई m। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, h इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी फिक्स वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, हम पिछले पार्ट में इसको सिंप्लीफाई करना सीख चुके हैं। इसके बाद नीचे आ रही है बात, ये 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.1416, ये पाई की वैल्यू है, इसको रख दिया है, और m मास की जगह हमें रखना है 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 किलोग्राम, ये हमने रख दिया। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, केजी से केजी काट दिया ये, उसके बाद आ रहा है, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है इसका 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। हम आगे वाले डिजिट को छोड़ रहे हैं, मोस्टली हमें देखना है 10 टू द पावर क्या आ रहा है, उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ये है 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये हम देख सकते हैं 10 टू द पावर -28 कितनी छोटी संख्या है ये, तो इसकी जो एरर है ये इतनी आ रही है 10 टू द पावर -28, जब इसका मास कितना है 10 टू द पावर -6 यानी 1 मिलीग्राम इसका मास है। 1 मिलीग्राम बहुत बड़ी चीज होती है,
1 मिलीग्राम छोटी चीज नहीं है, 1 मिलीग्राम बड़ी चीज है, बड़ा द्रव्यमान है। और अगर किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को लिया जाए, सपोज हमने लिया है एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kgs। अगर इसका मास ये है तो हमें इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये रहा 6.626 × 10⁻34 kgs मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय 4 × 3.1416 × 10 × 9.1 × 10⁻31 kgs। समझ रहे हैं इस बात को? अब हमें सिंपलीफाई करने के लिए इसको इस kg से हमने ये kg काट दिया। जब हम इसको देखते हैं और सिंपलीफाई करके तो आता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। 10⁻⁻4 यहाँ पहले आया था जब 1 मिलीग्राम मास था तो आया था हमारे पास एरर 10⁻28, जो कि बहुत छोटी एरर है। ये जब मास बड़ा हो रहा है तो हमारे पास एरर बहुत छोटी आ रही है, जबकि मास छोटा होने के साथ साथ में एरर बड़ी आ रही है। यहाँ मास था केवल इलेक्ट्रॉन का मास, जिससे हमारे पास एरर आई है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, जो कि 28 से कई गुना ज़्यादा बड़ी है -4। समझ सकते हैं, क्योंकि माइनस में जो डिजिट होती है, अगर ये संख्या छोटी है लेकिन ये बड़ी है क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में ज़्यादा है लेकिन ये छोटी संख्या है, हम इसे जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास डेल्टा V और डेल्टा X इन दोनों का जो गुणनफल आया है वो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स आया है। अगर हमें वैल्यू दे दी है, अगर हमें डेल्टा X की वैल्यू दे दी है, डेल्टा X अगर हमें दे दिया है 10⁻8 मीटर्स, यानी 10⁻8 मीटर्स की रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं। आपको रेंज दे दी है कि 10⁻8 मीटर्स की रेंज में इलेक्ट्रॉन है और उसकी वेलोसिटी ज्ञात करो। यानी हमें पोजीशन दे दी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे दी है 10⁻8 मीटर्स, 10⁻8 मीटर्स की रेंज में इलेक्ट्रॉन है, बट उसकी वेलोसिटी हमें ज्ञात करनी है, डेल्टा वी की वैल्यू ज्ञात करनी है। डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, हमने अभी कैलकुलेट की है 10⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और जबकि हमें दे दिया है डेल्टा एक्स की वैल्यू और डेल्टा वी की वैल्यू हमें पूछी है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय डेल्टा x की वैल्यू 10⁻8 मीटर्स। 1 मीटर से 1 मीटर कट रहा है, उसके बाद जब ये 10⁻8 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 10⁻4 से, तो बचेगा 10⁻4 मीटर सेकेंड इनवर्स में। 10⁻4 ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में नहीं है। अभी तक हमने जो भी वैल्यूज देखी है सब नेगेटिव में देखी, ये पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। कब आ रही है? जब हमारे पास पोजीशन दे रखी है 10⁻8 मीटर्स की पोजीशन दे रखी है, हमें वेलोसिटी पूछी है, तो हमारे पास वेलोसिटी आई है 10⁻4 मीटर सेकेंड इनवर्स में, विच इज वेरी वेरी लार्ज एरर। It means क्या हुआ ये? It means that the precise statement of the position and momentum of electron should be replaced by the statement of probability। हमारे पास जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, कि हमें जो बोर्ड ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट में होते हैं, फिक्स पोजीशन होती है उनकी, वो चेंज होके फिक्स ना होके, वो ऑर्बिट ना होके, एक पोजीशन ना होके, उनकी प्रोबेबिलिटी संभवता होना चाहिए कि संभवतः इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए। क्योंकि हम जब भी उसकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी पोजीशन या उसकी वेलोसिटी, उसके वेग की गणना करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ एरर आती है, जो कि हाइजेनबर्ग ने बताया है, वो एरर h/4π की होती है। जब हमारे पास एरर आ रही है तो उसकी पोजीशन हम एग्जैक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हाइजेनबर्ग ने कहा कि इसे प्रोबेबिलिटी नाम दिया जाए, कि ये प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज किया जाने लगा। हाइजेनबर्ग ने प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज करना सिखाया। इसके बाद बात करें हम कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आ रहा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो कि है इन दोनों ही फैक्ट्स पे डील करता है, जो कि बताता है कि ड्यूअल नेचर के इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल के साथ साथ ड्यूअल नेचर भी बिहेव करता है, और इसकी जो पोजीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ना कि फिक्स पोजीशन होती है। इनकी कोई ट्रेजेक्टरीज नहीं होती है, इनकी कोई डेफिनेट पथ नहीं होता है, ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो हाइजेनबर्ग ने प्रोबेबिलिटी वर्ड दिया और साथ ही साथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डील करने के लिए सारे फैक्ट दिए। तो हमें स्टार्ट करना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल करेंगे हम स्टार्ट पार्ट नंबर 23 में।
तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 23 में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।